क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर वहाब इन्वेस्टेड ₹500 नाउ। भाई आपने फाइनेंस बड़े सोच समझ के करनी। अब ये है सिंगल पेमेंट 5 लाख रुपए की आज के दिन इन्वेस्ट कर दी एंड ₹25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा ईच क्वार्टर से मुराद एन्युटी सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, लेकिन इस एन्युटी में वो 500 शामिल नहीं है क्योंकि फिर तो अमाउंट्स डिफरेंट डिफरेंट है। और जो एन्युटी स्टार्ट हो रही है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो रही है और आपसे कहा गया 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो भाई रेंटल्स भी क्वार्टरली हैं, रेट भी कंपाउंडिंग क्वार्टरली। व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 ईयर? भाई इसमें तो मसला ही नहीं था, 500 को 10 ईयर्स के लिए डायरेक्ट जंप करवाते क्योंकि इसके ऊपर एन्युटी नहीं लगानी थी, इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना था। 1 + 0.08 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 10 × 4। अब 10 × 4 40, वो खुद ही बता देना कैलकुलेटर को। ओके, ये आपका सिर्फ 5 लाख रुपए 10 साल पर पहुंच गया है, लेकिन आपने सिर्फ 5 लाख थोड़ी दिया, इसमें ऐड करेंगे रेंटल्स 25,000 इनटू, अब फ्यूचर वैल्यू है तो कंपाउंडिंग फैक्टर पहले 1 + 0.02 कर दूं, रेज़ टू पावर 40 कर दूं, -1/0.02। क्वेश्चन सॉल्व। मैंने जो टिक किया हुआ क्लियर, यही है ना? ओके, बस इतना सा क्वेश्चन था। तो लोग कहते हैं फाइनेंस बड़ा मुश्किल है, कहाँ है ये लोग? अब देखिए कितना सिंपल सा नहीं क्वेश्चन था, हमने इससे बड़े हैवी हैवी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ये तो कुछ भी नहीं था उसके सामने। हाँ आई क्या मैं अगर आया तो ये 2 नंबर का होगा। अच्छा, अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। पहले होता है मेन मैट्रिक्स, उससे फाइंड करते हैं माइनर्स, माइनर से कोफैक्टर्स, कोफैक्टर से एडजॉइंट, और एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इनवर्स। ऐसे ही था ना? तो इनवर्स से पहले वाली स्टेप एडजॉइंट मैंने बताया है। माइनर्स, माइनर्स को साइन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, मतलब उसके 4 एलिमेंट्स, सेकंड, फोर्थ, सिक्स, 8, मतलब डायमंड शेप, उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज करें तो कोफैक्टर बनता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेने हैं तो एडजॉइंट बनता है। अब अगर एडजॉइंट देकर उसने आपसे माइनर पूछ लिया है तो एडजॉइंट का ट्रांसपोज कोफैक्टर बन जाएंगे। तो जैसे ही इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आप ये कंसीडर करें जैसे ये वाली फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम ना कंसीडर करें, इसको फर्स्ट रो, इसको सेकंड रो, और इसको, मतलब कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज अब माइंड में बन रही हो। और अगर ये ऐसा है तो फिर अब ये कोफैक्टर बन चुका है। भाई कोफैक्टर अगर आप पूछता तो आप उसको आंसर करते 95, 27, 53, 72, 82, -63, ये आंसर करते इस तरह से। लेकिन उसने आपसे माइनर्स पूछा है तो फिर इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो अब आंसर क्या बनेगा? 95 -27 53, यहाँ पे 54 है, गलत कर दिया। ओके, 95 -72, अब यहाँ पे -72 है, इसने ट्रांसपोज ही यहाँ पे नहीं लिया, गलत कर दिया। नेक्स्ट वाला, अब नन ऑफ दिस का ऑप्शन है तो लास्ट एलिमेंट तक चेक करना। हो सकता है लास्ट एलिमेंट के साइन चेंज कर दे, तो खाम खाम में नन ऑफ दिस आंसर बनता होगा, आप सी टिक कर देंगे। नन ऑफ दिस में आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, तो कहीं पर भी हल्की सी मिस्टेक करके नन ऑफ दिस को ठीक करवा सकते हैं। तो जब चेक किया तो सी ऑप्शन ठीक। क्लियर? अब देखें मुफ्त का नंबर था ना, इसलिए एक था। क्वेश्चन नंबर 14,
द एवरेज बेटा आपके टेस्ट में भी ऐसे ही होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अपने लीगल टाइम से भी ज़्यादा टाइम ले रहे होंगे, तो आपने नहीं परेशान होना, क्योंकि बहुत से ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो अगर 1 मिनट का है तो वो 20 सेकंड 30 सेकंड में सॉल्व होगा, तो वहाँ से टाइम सेव हो जाता है। ये बहुत लेंथ बेटा यार, मेरे इस मॉक के टेस्ट में और आई कैप के पेपर में सिर्फ ज़मीन आसमान का फर्क है। The average cost of manufacturing, average cost of manufacturing a unit of product. अब average cost मतलब total cost divided by number of units, तो average cost आई होगी। average cost से total cost find करनी हो तो फिर average cost multiplied by number of chapter 9। छोड़नी कोई चीज़ नहीं है। Where Q represent the volume of production, ना अभी बता तो मुझे पता ही था इतना तो। Find the selling price per unit if company achieves break even point at, लो जी ये कोई मुश्किल बात है भाई, एवरेज कॉस्ट है, वहां से टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। टोटल कॉस्ट फाइंड करो, क्या आएगी टोटल कॉस्ट? 7 क्यू प्लस 0.02 क्यू का स्क्वायर, टोटल कॉस्ट आ गई। तो बेटा 400 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट फाइंड कर लो। 400 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट क्या होगी? इज इक्वल टू जी चवला, तो 400 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट, और अगर ये 400 तो ब्रेक इवन पॉइंट है तो टोटल रेवेन्यू भी तो यही होगा। हाँ, तो अगर टोटल रेवेन्यू ये कितने यूनिट्स का है तो डिवाइडेड बाय 400 कर दो, तो सेलिंग प्राइस नहीं आ जाएगी? क्वेश्चन सॉल्व। मुफ्ता है मुफ्ता, अब बिलीव मी इजीली टेस्ट पास हो सकता था भाई। इस टेस्ट में नॉलेज की भी भरमार है, कोई ऐसा चैप्टर, कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो ना पूछा। और तो तुम्हारे लिए ये बस मॉक और 2 टेस्ट मोर देन एनफ है भाई टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि ये उसी टाइम सॉल्व होते हैं जब इंसान के पास नॉलेज हो, और अगर आपके पास तो नॉलेज हो ये नहीं सॉल्व होते हैं। हाँ जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन पेज 7% ऑफ हिज इनकम एज अ टैक्स विच अमाउंट्स टू, तो कहता है मैंने अपनी इनकम का 7% टैक्स दिया और वो टैक्स की अमाउंट 2450 बन गई, तो बताओ मेरी इनकम कितनी है? तो इनकम को एक्स सपोज कर लो। भाई क्या किया होगा, अपनी इनकम एक्स को मल्टीप्लाई किया होगा 0.07 के साथ, तो अमाउंट आ गई होगी, इनकम आ गई 35,000 का 7%, तो 2450। वरना भाई ये इनकम दी हुई है ना, इनके ऊपर 7% अप्लाई करते जाते हैं, जहां पर अमाउंट 2450 बन जाए वो करेक्ट आंसर है, ये ज्यादा इजी है। अदरवाइज इनकम टैक्स सपोज क्या, इनकम की परसेंटेज टैक्स गया है, इनकम के ऊपर परसेंटेज लगाई तो टैक्स के ऊपर टैक्स फाइन करेंगे। जनरल क्वेश्चन, बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर 1 किसी से रिलेटेड नहीं था, ये सिर्फ आपसे रिलेटेड था। बहुत अच्छा करते हैं, इसीलिए मुल्क डूबा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन कर दिया। मैं बच्चे को इन चीजों को पता ही नहीं होता, लेकिन पढ़ी हुई हैं। अब बेटा क्रैमर रूल, डी वाई डी ऑफ एक्स एक्स एंड वाई, लाजिम बात है किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स हो,
ऐसे ही है ना। सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन से मैट्रिक्स बनी हुई हो, उसके बाद मेन मैट्रिक्स, फिर उसमें एक्स वाई जी की मैट्रिक्स, उनके डिटर्मिनेंट वगैरह वगैरह वगैरह, तो बस वो रीअरेंज करने थे इनके स्टेप्स को। क्या आपने पढ़ना था? अब पहली चीज, पहले एक मतलब पढ़ लेने थे सारे स्टेप्स कि कैलकुलेट द वैल्यू एक्स, मुझे तो लगता है सबसे एंड पे ये आता है। एक्स एंड वाई की जी की वैल्यू ग्रामर में सबसे एंड पे फाइंड होती है, तो सबसे एंड में ऑप्शन ए आना चाहिए। ऑप्शन बी को तो मैंने वैसे ही कैंसिल कर दिया। हाँ, स्टेप द इक्वेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। ये मेरे ख्याल से पहला काम ही यही होता है कि इक्वेशन का मैट्रिक्स बनाया जाए, बी ऑप्शन। तो इसने ई को पहले किया हुआ है, तो इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। और ई पे नजर डाली तो डी एक्स वाई जी, तो ये तो बाद में होता रहता है भाई। नेक्स्ट, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं तो पहले मेन मैट्रिक्स चूज करते हैं, मैट्रिक्स बन इक्वेशंस से मैट्रिक्स, फिर उन मैट्रिक्स को सेट करते हैं, फिर जाके डिटर्मिनेंट्स वगैरह की वैल्यू आती है, सेट अप द मैट्रिक्स एंड कैलकुलेट। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये फर्स्ट पे है, फिर मैट्रिक्स को सेट करना है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, फिर डी एक्स वाई जी फाइंड करना है, और लास्ट में एक्स वाई जी फाइंड करना है। तो ऑप्शन बी डी सी ई ए सी है। ये मतलब अगर ना भी पढ़ा हो तो हो सकता है सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन में मैरिज सर्टिफिकेट पढ़ा हुआ होता है, भाई आ जाओ उठा, और आप हल्की सी मिस्टेक करके काम खराब। मैं पता नहीं कौन सी ऐसी पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई होती है। क्लियर हो गया आंसर जी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहता है फोर्थ टर्म कहीं जाना है, इजी होना सारे पक्का। इन जानो तो भी बता दो, बंद कर देते हैं। थक गए हो ऑनलाइन? तो यही रीजन है, इसलिए पूरा मॉक एक दिन में नहीं रखा, वरना मर जाना था तुम लोगों ने। हाँ, ऑनलाइन इधर ही हो, वो सारे ऑनलाइन होकर ना भाग गए हैं कि जरा रेस्ट ही कर लें। चलो बेटा, फोर्थ टर्म एक्स है, 10th टर्म 16th टर्म, और आपसे कहा गया कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। भाई प्रॉपर्टी यूज करवाई थी, आपको याद होगा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे सारा याद है कि मैंने आपसे कहा अगर ये 3 टर्म्स इन जीपी हैं तो बी मिडल की वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल वैल्यूज। याद है? जैसा कि फिर मैंने एग्जांपल्स भी दी थी, 2 4 8, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, और यही तो था। तो देखो ना यार, फोर्थ टर्म, 10th टर्म, 16th टर्म, फोर्थ टर्म है x, 10th y, 16th z, 10th और 4th के दरमियान 6 टर्म्स का डिफरेंस, 6 10th और 16 के दरमियान 6 टर्म्स का डिफरेंस, तो मिडिल की टर्म नहीं है 10th इन दोनों के, 4 और 16th के, तो फिर y का स्क्वायर इज इक्वल टू x जी या जी एक्स। भाई इतना सही क्वेश्चन था, और हम सोच में पड़ गए, हमसे पूछ क्या लिया इन्होंने, ऐसे ही था ना। चले शाबाश, पढ़ाया हुआ भी तो था ना ओके हो गया। अब देखें मुफ्ता नहीं था,
और कितना टाइम लगना था इस पे? बस क्वेश्चन पढ़ना था और टिक कर देना था कि भाई ये आंसर है। और इसकी प्रॉपर्टी थी कि इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द मिडल टर्म इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्सटर्नल टर्म। मिडल टर्म इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्सटर्नल टर्म। तो मिडल टर्म सपोज कि यहाँ पे 4 है, तो बेसिकली ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 अंडर रूट, ज्योमेट्रिक मीन ही तो है, तो आंसर 4 आ रहा है। तो ये मिडल टर्म, ये ज्योमेट्रिक मीन होती है। एक्सटर्नल टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन उनकी मिडल टर्म होती है। डन। और ये सिर्फ जीपी में होता है, एपी में नहीं होता। 3 नंबर्स इन द रेशो। कोई क्या क्वेश्चन किया है यार, 3 नंबर और नंबर भी नहीं बताए, उनकी रेशोज बताने हैं। क्या 30 20 सॉरी 3 to 5 P such that the sum of its squares is 1862। भाई नंबर्स का स्क्वायर उनकी रेशो का स्क्वायर नहीं है, नंबर्स का स्क्वायर उनके रेशो का स्क्वायर नहीं। और ये तो नंबर के रेशोज हैं और उनके नंबर्स के स्क्वायर सम 1862 है हमारे पास। कहते हैं मिडल की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, अब रेशो के रूल्स। भाई अगर मेरे पास नंबर हो 30 20 50, अब मुझसे कहा जाए कि यार इसकी रेशो तो बताओ, तो मैं 30 रेशो 20 रेशो 50 बता सकता हूँ, तो भाई इस रेशो में। लेकिन रेशो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है। रेशो हमेशा मतलब हमने देखना होता है कि यार अगर कोई कॉमन नंबर है ना इनमें, उसके साथ इनको डिवाइड कर दो। अगर मैं इसको यूं लिख दूं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय और 10, तीनों में कॉमन आ रहा है, डिवाइड कर दूं तो क्या आंसर आएगा? 3 2 5। अब यहाँ पे तो मुझे पता था 10 है, मुझे ये तो नहीं पता भाई उसमें क्या है। हाँ, नंबर तो कोई एक ही मल्टीप्लाई होगा ना भाई। अगर इसी रेशो को, ये जो नीचे 3 to 5 मैंने लिखी है, इसी को अगर मुझे पता चल जाए कि यार वो कॉमन नंबर 10 था, इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ओरिजिनल नंबर बन नहीं जाएंगे। तो बेटा अगर मुझे नहीं पता कॉमन नंबर क्या है तो एक्स सपोज कर दो, तीनों के जाएगा तो सेम ही ना। तो भाई नंबर्स क्या बन जाएंगे फिर आपके पास? फिर आपके पास नंबर्स बन जाएंगे 3x 2x 5x, और इन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम x का नहीं, नंबर के स्क्वायर्स, such that the sum of their square मतलब 3x square plus 2x square plus 5x square is equal to 1862। अब यहां से x फाइंड करो, 9x square plus 4x square plus 25x square ऐड किया तो 29 38 x square इज इक्वल टू 1862। यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड की इज इक्वल टू 7। डन। तो बेटा फर्स्ट नंबर 3, अब x की वैल्यू को पता चल गया कि कॉमन नंबर क्या था, वो 7 था। वो कॉमन नंबर 7 है जो इससे मल्टीप्लाई होना है और ओरिजिनल नंबर आने हैं। तो 3 into 7 21 रेशो, 3 7 into 2 रेशो, 7 into 5 ओरिजिनल नंबर ये है। तो इनमें मिडल का नंबर कौन सा है? आंसर कर। ऑल्टरनेटिव मुश्किल पड़ेगा क्योंकि पहले और तीसरे नंबर का पता ही नहीं है, और हमें क्या पता है कि वो कॉमन नंबर 7 ही है। यहाँ से तो कंफर्म है ना, वो कॉमन नंबर कुछ और भी हो सकता है।
इवन के यही आंसर किसी और नंबर पे भी सेट आ सकता है। वैसे वैसे ये है कि अब 10 के साथ ऊपर 2 है तो 5 होगा, 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके ही 10 आया होगा ना 2 को। तो फिर जब नंबर्स बनते हैं वो 15, 10 और 25 बनते हैं। अब इनके स्क्वायर का सम लें तो 1862 नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। 14 को देखा तो ये मिडिल का नंबर है तो 2 की रेशो के साथ होगा ना, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 14 आ जाए? 7, तो 7 को सबसे मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गए, इनके स्क्वायर का सम लिया तो 1862 करेक्ट आंसर है। ओके हमजा, तुम कैसे कह रहे थे? हाँ मैं भी ऐसे ही कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 19, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे ना ट्विस्ट है, बच्चा ना कंफ्यूज हो यार, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन आज तक हमने नहीं पढ़ी। और यार कंट्रीब्यूशन पढ़ी है, कंट्रीब्यूशन क्या होती है? कंट्रीब्यूशन क्या होती है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो रिजल्ट आता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन अगर टोटल फाइंड करना हो तो फिर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो रिजल्ट आता है, और सही कह रहा हूं ना, वरना तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स। लेकिन जो ओरिजिनल फार्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, यार ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इज कॉल्ड टोटल को, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ वेरिएबल नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ही है। अच्छा तो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन क्या होती है? टोटल कंट्रीब्यूशन का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो भाई पहले टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, तो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन। अदरवाइज मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नहीं, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो मार्जिनल, ये आ गया भाई, मार्जिनल से मुराद फर्स्ट डेरिवेटिव, आगे जो फंक्शन होगा उसके टोटल का फर्स्ट डेरिवेटिव मार्जिनल। इजी था। हाँ आपको क्या कुछ गिवन, मार्जिनल कॉस्ट गिवन थी, रेवेन्यू टोटल गिवन था भाई, रेवेन्यू को मार्जिनल में कन्वर्ट कर लो। मार्जिनल में जब कन्वर्ट किया तो कितना आया? 12x, हाँ जी, प्लस इस फंक्शन में से इस फंक्शन को लेस कर दो, तो 12x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है सी ऑप्शन में 9x स्क्वायर, 4x माइनस 10x इज इक्वल टू, माइनस कर रहे हैं ना तो साइन चेंज होगा, माइनस 6x, 17 माइनस 15, तो सी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 तो वैसे ही बहुत मुश्किल था तुम लोगों के लिए है, सिर्फ माइनर्स गिवन हो तो साइन चेंज करना, एडजॉइंट हो या कोफैक्टर हो पॉजिटिव के साइन, माइनर्स होंगे, माइनर तो जो सा एलिमेंट होगा उसी का माइनर होगा। अगर एलिमेंट है ना A11 तो माइनर भी 11, एलिमेंट है A12 तो माइनर भी 12, सेम फिर साइन चेंज होंगे। और अगर है माइनर के बाद कोफैक्टर भी जो एलिमेंट होगा कोफैक्टर उसी का होगा, लेकिन पॉजिटिव साइन, मतलब फार्मूले में पॉजिटिव, वैसे प्लस माइनस माइनस हो जाए अलग बात है, लेकिन अगर एलिमेंट है ना A12 तो कोफैक्टर भी 1, लेकिन अगर एडजॉइंट आ जाए, साइन पॉजिटिव क्या आते हैं तीनों में, उनके अपने साइंस के अलावा फार्मूले में पॉजिटिव होते हैं, लेकिन
अगर एलिमेंट है ना 1 2 तो एडजॉइंट 2 1 होगा क्योंकि वो ट्रांसपोज हो चुका है। तो यहां पर क्या गिवन है एडजॉइंट। तो अगर आप लोग जरा गौर से देखें A11 एडजॉइंट भी A11 है, एलिमेंट है A21 एडजॉइंट 1 2 है, एलिमेंट है 31 एडजॉइंट 1 3 है। साइन पॉजिटिव ही रहना था, सिंपली मल्टीप्लाई। ओके, पढ़ाया हुआ था डिटर्मिनेंट में ये चीज। हाँ बिल्कुल। अब क्या 6 इंटू 20 प्लस 9 इंटू 26 प्लस 7 इंटू -24 इज इक्वल 186। इतना सा क्वेश्चन था, मुफ्ता था, 2 नंबर का। मजे तो भाई ठीक ही था यार, ये एतमाद भी कर लिया कर। द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव, ये क्वेश्चन तुमने पूछा था लेकिन तुमने 5 और 10 में पूछा था शायद। हाँ तुमने 5 और 10 में पूछा था शायद, या हाँ 12 कुछ ऐसे ही, मतलब मीनिंग सेम सेम। कहते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और अच्छा यार नहीं पूछा था इंटीजर्स अप टू 1000 which are divisible by 2 and not divisible by। तो सबसे पहले इसको इग्नोर कर देना है, किसको, एंड के बाद वाले पोर्शन। हाँ भाई कुछ लिखा हुआ है पर डिविजिबल बाय 2, तो डिविजिबल बाय 2 तो हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए थे, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 8 वगैरह 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 किए थे ना। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले इनका सम फाइंड कर दो। तो इनका सीक्वेंस या सीरीज कैसे बनेगी, 2 4 6 चलते 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 1000 है भाई। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी बन जाएंगी, एन की वैल्यू 500। तो इनका सम फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 500 over 2 into 2a 4 plus n minus 1 मतलब 499 है। a प्लस एल से कर ले यार, ये दे n by 2 into 2 plus 1000। उस तरह से भी सही आ जाना था। सम बताओ। हाँ जो इसने बोला है, वैसे यार तुमने एग्जैक्ट यही सॉल्यूशन ही पूछी, ये क्वेश्चन ग्रुप में तुम लोग पूछा गया था एग्जैक्ट ये, और मैं यही सोच रहा था अभी मेरा मॉक होना है और इसने मेरे मॉक के क्वेश्चन को लीक कर दिया है। अच्छा ये सम है इस सारी रेंज में उन तमाम नंबर्स का जो डिविजिबल बाय 2 है, लेकिन उसने कहा भाई डिविजिबल बाय 2 हो लेकिन नॉट डिविजिबल बाय, अब नॉट डिविजिबल बाय 5। भाई जिनका तुमने सम फाइंड किया है ना उनमें से जो नॉट डिविजिबल बाय 5, तो नॉट डिविजिबल बाय 5 से क्या मुराद है, 5 10 15 20 25 30 अप टू, लेकिन 2 के सीक्वेंस में 5 15 25 35 तो वैसे ही शामिल नहीं है। 2 के सामने ये वाली वैल्यू तो वैसे ही शामिल नहीं है, तो इनका एक्सक्लूड क्या करूं, जिस चीज को पहले से इंक्लूड ही नहीं किया हुआ तो इसको एक्सक्लूड क्या करूं। तो यहाँ पे सिर्फ 5 का नहीं लेना था बेसिकली। अब इसमें शामिल कौन कौन से हैं, 10 20 30 40 50 उसको शामिल नहीं होना। डन। तो अब जो सीक्वेंस बनना था ना वो 10 20 30 40 अप टू 1000। तो अब इनका सम फाइंड कर लेते। अब इसके लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100, तो हम इसे लिखते क्या कर रहा है
तो हम इसे लिखते जो इसमें शामिल नहीं करने 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 प्लस 1000 minus 5500 and the answer is 200. Okay. Okay बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। अच्छा बेटा, ये 21 क्वेश्चन सबको क्लियर हैं? अच्छे तरीके से? पक्की बात है ना?